हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली एजुकेटेड में। और आज तारीख है 14 जनवरी 2021। आज मकर संक्रांति है, तो आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हालाँकि ये वीडियो मेरा काफ़ी लेट में आ रहा है, तो इसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। साथ ही साथ आज मकर संक्रांति के साथ में लोहड़ी भी मनाई जा रही है, बिहू भी मनाया जा रहा है और ओणम भी मनाया जा रहा है। तो आज एक रूप से हम देख रहे हैं कि एक तरीके से हम देख रहे हैं कि अनेकता में एकता जो बात कही जाती है उसको आज हम प्रत्यक्ष रूप से उसके साक्षी बन रहे हैं। तो फिलहाल आइए हम आज के जो समाचार हैं मुख्यतः उनको देखते हैं। ये है हमारा फ्रंट पेज जिसमें वायुसेना के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकली हुई है। तो आइए देखना हम शुरू करते हैं सीधे सारी न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है कि देश को 83 तेजस लड़ाकू विमान मिलेंगे। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सुरक्षा मामलों की जो समिति होती है कैबिनेट की, उसने जो है 83 तेजस विमानों की खरीदारी के लिए एचएएल से जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इसमें टोटल 73 तेजस विमान होंगे और 10 ट्रेनर विमान होंगे। इस टोटल जो एग्रीमेंट हुआ है इन एचएएल के बीच में और जो कैबिनेट है उसके बीच में, इसकी टोटल जो वैल्यू है 48,000 करोड़ यानी कि 48,000 करोड़ रुपए की ये डील साइन की गई है। तो इस डील के साइन करने से ये बात कही जा रही है कि जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो एक ड्राइव चल रही है, कहीं न कहीं उसको भी सपोर्ट मिलेगा इसके ज़रिए। क्योंकि ना सिर्फ एचएएल इसको बनाएगी बल्कि एचएएल क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पुर्जे होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कई सारी कंपनियाँ सप्लाई करती हैं, तो करीब 500 से ऊपर कंपनीज़ को इससे बेनिफिट होगा। तो बेसिकली एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काफ़ी एक्सेलरेशन मिलेगा इस डील से। साथ ही साथ तो अभी हाल ही में हमने देखा था कि कुछ देश जो है भारत से आकाश मिसाइल को खरीदने के बारे में सोच रहे थे और उन्होंने इसके बारे में अपनी इच्छा जताई थी। तो अगर भारत इस तरीके के डेवलपमेंट्स स्टार्ट करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यहाँ लड़ाकू विमान या फिर मिसाइल्स को हम अगर प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, तो इससे ना सिर्फ हमारे देश में खुद में हम पहले आत्मनिर्भर होंगे, दूसरी बात दुनिया में हम अपने प्रोडक्ट्स को बेच भी सकेंगे और उससे हमारी इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं। हमारे यहाँ लड़ाकू विमानों में मिग आते हैं, तेजस आते हैं, सुखोई आते हैं। तो आज जो तेजस की बात हो रही तो ये तेजस 4th जनरेशन का होगा और इस तेजस का जो टेक्निकल नाम है वो है MK1A। MK1A। तो इसके बारे में थोड़ी इसकी फीचर्स जान लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये 2222 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, यानी कि करीब-करीब मान लीजिए कि 35 से 40 किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलता है ये और 43 फीट लंबा है, 14 फीट जो है ये ऊँचा है। ये सिर्फ़ हवा से हवा मार कर सकता है और साथ ही साथ हवा से ज़मीन पर भी ये अटैक कर सकता है। इसमें लेज़र गाइडेड बम, ग्लाइडर बम और क्लस्टर वेपन भी लगाए जा सकते हैं। मतलब कि एक क्लस्टर वेपन्स का मतलब कि एक जगह पर कई सारे बम एक साथ में या फिर कई सारे टारगेट्स एक साथ में शूट कर सकता है ये। और आपको पता है ये आवाज़ की गति से तेज़ चल सकता है, यानी कि एक सुपरसोनिक विमान है ये। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है कि पाकिस्तान व चीन के संयुक्त उत्पाद थंडरबर्ड से कई गुना ज़्यादा दमदार है। तो इसी वजह से जब बहरीन इंटरनेशनल में एयर शो हो रहा था, तो वहाँ पर पाकिस्तान, चीन को जब पता चला कि तेजस का लड़ाकू विमान इंडिया का तेजस जो लड़ाकू विमान है वो शो किया जाएगा, तो उन्होंने अपने थंडरबर्ड को वहाँ से शो करने से हटा लिया था। अगला आर्टिकल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शुद्ध जल है वो मौलिक अधिकार है प्रत्येक भारतवासी का। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रत्येक भारतवासी को उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी को लेकर एक अधिकार दिया गया है और ये अधिकार क्षेत्र इतना विस्तृत किया गया है कि इसमें प्रत्येक नागरिक को रहने का अधिकार यानी कि शेल्टर का अधिकार, फूड का अधिकार, हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार और फ्री लीगल एड का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं और सबसे विस्तृत अधिकार के मामले में सबसे विस्तृत आपका आर्टिकल 21 है। तो फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड की एक याचिका थी जिसमें सुनवाई कर रहा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया कि हरियाणा से आने वाला जो जल है उसमें अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यमुना नदी का जो वाटर है वो प्रदूषित हो रहा है और साथ ही साथ जो जल की सप्लाई हो रही दिल्ली में उसमें भी अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने ये भी बताया कि अगर हम इस वाटर को ट्रीट करने के लिए, इस पानी को शुद्ध करने के लिए अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा मिलाते हैं तो वो पानी कैंसरस हो सकता है, यानी कि उस पानी को पीने से लोगों में कैंसर फैल सकता है।
तो इसी चीज़ की याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि न सिर्फ आर्टिकल 21 बल्कि संविधान के अनुच्छेद 47 और 48 में भी प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है कि वो जन स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करना ये स्टेट के कर्तव्यों में आता है। सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजेस की बेंच है वो इस मैटर को सुन रही, जिसमें हमारे मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे जी हैं, A.S. बोपन्ना और वी रामासुब्रमण्यम। इन 3 लोगों की जो पीठ होती है वो अधिकतर आप लोग देखते होंगे कि जितने भी मुख्य मामले होते हैं देश के वो सुनती है। अभी किसान आंदोलन का जो मैटर है वो भी यही 3 जजेस की पीठ जो है वो सुन रही है। तो फिर हाल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन लोगों ने सरकार को इस बात के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा है कि आप ध्यान दीजिए कि जो वाटर हरियाणा से आ रहा है, क्या वहां पर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं क्या वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यही बात जल बोर्ड ने भी बताई हुई है, दिल्ली जल बोर्ड ने, कि हरियाणा के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया है और कहा है कि जो CPCB है यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये एक केंद्रीय संस्था है जो कि पूरे देश में प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय करती है और जो भी पॉलिसी होती है उससे रिलेटेड उसको जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने CPCB को डायरेक्शन दिए हैं कि यमुना नदी के जल में जो भी प्रदूषण है उससे रिलेटेड आप पूरी एक रिपोर्ट दीजिए, तथा साथ ही साथ दिल्ली गवर्नमेंट को भी ये बात बताई है कि जो भी रीजन है जिनकी वजह से यमुना में प्रदूषण हो रहा है आप उनकी पूरी डिटेल हमको बताइए। तो अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी इस मैटर पे। तो अगली फ्रंट पेज पर ये न्यूज़ है कि जो टीकाकरण की तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं और देश के कोने-कोने में वैक्सीन पहुंच चुकी है। आपको पता है कि 16 जनवरी से टीकाकरण स्टार्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहले ही आज्ञा दे दी है और परसों जो है यानी कि करीब 13 जनवरी को जो है पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से करीब 54 लाख डोजेस को भारत देश के कई शहरों में भेज दिया गया था एरोप्लेन के माध्यम से। तो लगभग में सभी शहरों में डोजेस पहुंच चुकी हैं और जो भी वहां के जो भी संस्थान होंगे, जो भी अस्पताल होंगे जहां से ये टीकाकरण होना है, तो वहां पर ऑलरेडी सारी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं, यही इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। अगली न्यूज़ है कि आपको पता है कि इस समय दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और जो हमारा खुफिया तंत्र है उसने इस बात की पुष्टि की है कि इस आंदोलन को खालिस्तानी सपोर्टर्स ने हाईजैक कर लिया है। तो एक वही बात हो रही है कि अभी आपको पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बैन किया हुआ है, सिख फॉर जस्टिस। तो सिख फॉर जस्टिस ने ऐलान किया हुआ है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जो भी खालिस्तान का झंडा फहराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो इसी बात को कैलाश चौधरी जी हैं जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, तो वो बताते हैं कि ये एक देशद्रोह करने के बराबर जो है राष्ट्रद्रोह करने के बराबर अपराध है। एक अच्छी न्यूज़ निकली है जो बोर्ड परीक्षा के स्टूडेंट्स के लिए जो 10th और 12th में है। तो इस समय शिक्षा मंत्रालय ने एक सिफारिश की, एक समिति का गठन किया था। तो शिक्षा मंत्रालय ने जो है एक सिफारिश पर विचार कर रही है जिसमें बताया गया है कि कोविड की वजह से जो है बच्चों का अध्ययन कार्य रेगुलरली सही तरीके से नहीं हो पाया और उनका पाठ्यक्रम जो है पॉसिबल है कि नहीं पूरा हो पाया होगा। तो इस वजह से ये सुझाव दिया गया है कि दोनों बोर्ड के बच्चों को 100 क्वेश्चंस की एक बुकलेट प्रोवाइड कर दी जाए कि इन 100 क्वेश्चंस में से ही जो है बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे, तो बच्चे इस पूरी बुकलेट को तैयार कर लें। तो ये एक काइंड ऑफ जो है अभी सजेशन दिया गया है, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिला है, लेकिन फिलहाल जो शिक्षा मंत्रालय है वो इस बात पर विचार कर रहा है। उसके बाद दूसरा पेज हमेशा राजधानी दिल्ली को समर्पित होता है, आपको पता है राष्ट्रीय संस्करण में। तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो बता रहे हैं कि अगर दिल्ली में फ्री में अगर वैक्सीन नहीं लगवाएगी सरकार, केंद्र सरकार, तो दिल्ली सरकार खुद लगवाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि देश में बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो कि कोरोना के वैक्सीन की जो कॉस्ट है उसको पे करने में हो सकता है सक्षम ना हो। तो इस वजह से अगर केंद्र सरकार किसी भी तरीके से फ्री में वैक्सीन नहीं लगवाती है तो आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार खुद फ्री में लगवाएगी। उसके बाद में अगली न्यूज़ है कि गणतंत्र दिवस पे जो परेड आयोजित होनी है उसमें INA की एक झांकी निकलेगी। INA आपको पता होना चाहिए, इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि ये वो आर्मी थी जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने गठित किया था सिंगापुर में।
आपको पता होगा कि भारत के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश आर्मी के साथ में युद्ध करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो हुआ क्या कि जो जापान की आर्मी थी उसने मलेशिया जो पूरा मलय पेनिनसुला था और सिंगापुर था, वहाँ पर अटैक कर दिया था और जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हार गई थी। तो उसमें जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, यानी कि जो भी भारतीय ब्रिटिश आर्मी के साथ में काम करते थे, तो उनको जापान सरकार ने बंधक बना लिया था। तो उन लोगों को जापान सरकार ने बोला था कि आप हमारे साथ युद्ध करिए और ब्रिटेन के खिलाफ में लड़ाई करिए। ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। तो जो उस समय प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस जो पूरी सेना थी प्रिजनर्स ऑफ वॉर की और जापान के साथ में मिलकर उन्होंने इस टीम को लीड किया था, इस सेना को लीड किया था और इसका नाम उन्होंने INA रखा था, इंडियन नेशनल आर्मी। आपने हो सकता है कि द फॉरगॉटन आर्मी अमेज़न प्राइम पर एक वीडियो सीरीज इसके ऊपर बनी हुई है, द फॉरगॉटन आर्मी आज़ादी के लिए। तो आप ज़रूर वो वेब सीरीज देखिएगा जिसमें दिखाते हैं कि जो हमारे INA के सोल्जर्स थे, उनको देश आज़ाद होने के बाद में जो भी उनको ड्यू रिस्पेक्ट थी वो नहीं मिल पाई। क्योंकि ये माना जाता था कि INA के जो सोल्जर्स थे, बेसिकली वो चूँकि जापान के साथ में मिलकर लड़ रहे थे म्यांमार और कोहिमा और इस क्षेत्र में जो हमारा इसमें मणिपुर और मेघालय और नागालैंड वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर ब्रिटेन के अगेंस्ट में लड़ रहे थे हमारे जो INA के सोल्जर्स थे, क्योंकि वो भी चाहते थे, क्योंकि जापान भी बेसिकली ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और इसी बहाने इंडिया के जो ये सोल्जर्स थे वो भी चाहते थे कि हम ब्रिटेन को हरा के देश को आज़ादी से मुक्त कर लें। तो हुआ क्या कि जब जापान हार गया, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो जो ब्रिटेन की सरकार थी, जो ब्रिटिश थे, उन लोगों ने इन सैनिकों को बंदी बना लिया और इनके खिलाफ जो है लाल किले पर कार्यवाही की थी। आपको पता होगा तो कुछ लोगों को, काफ़ी लोगों को, जितने भी सोल्जर्स थे, उनको जेल में डाल दिया गया। तो जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद में भी तत्कालीन जो सरकार थी उसने इन सैनिकों के लिए कुछ नहीं किया था, जो कि बहुत दुःख की बात है। तो कुल मिला के अभी फ़िलहाल के लिए जो करंट सरकार है, वो INA के जो सोल्जर्स थे उनको ड्यू रिस्पेक्ट दे रही है। तो उनके बारे में एक झांकी निकलेगी ताकि देश के जो भी सारे देशवासी हैं वो इन आईने के सोल्जर्स की बलिदान त्याग को जान सके। आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने जब INA का निर्माण किया तो उन्होंने कई सारे दल बनाए थे उसपे, जिसमें झांसी की रानी दल था, नेहरू दल था, गांधी जी का दल था। तो कुल मिला के वो हमेशा अपने जो राजनेता थे, जो फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनका सम्मान करते थे, लेकिन उनके सैनिकों को सम्मान नहीं दिया जा सका। तो एक ये न्यूज़ निकली हुई है जिसमें बताया गया है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कुछ दस्तावेज जो हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए। तो ये डॉक्यूमेंट्स 2017-18 से थे, जिसमें ये बताया गया है कि भारत को चाइना के खिलाफ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के लिए पूरी सिक्योरिटी और पूरा सहयोग दिया जाएगा। तो भारत को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बताया जा रहा था हिंद और प्रशांत क्षेत्र में, यानी कि तो अगर आप इस मैप को देखेंगे, हालांकि ये मैप दूसरी चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिवर्स के लिए यूज़ हो रहा था ये मैप, लेकिन आपको बता दें कि ये हमारा हिंद महासागर है पूरा और ये साउथ चाइना सी है और उसके बाद में ये पैसिफिक प्रशांत महासागर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो कुल मिला के यूएस जिस सिक्योरिटी की बात कर रहा है, जिस क्षेत्र के सिक्योर होने की बात कर रहा है, तो वो ये पूरा क्षेत्र है जिसमें वो चाहता है कि ये क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र ट्रेड के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारी ट्रेड वेसल्स होकर गुजरती हैं। तो यूएस से ये चाहता है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करे यहाँ की सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। इसमें ये भी बात कही गई है कि भारत को पूरी ना सिर्फ सैन्य मदद दी जाएगी, जब बल्कि टेक्नोलॉजिकल भी मदद दी जाएगी और इसके लिए भारत और यूएस के बीच में कई सारे, आपको पता है कि आर्मी डिफेंस फील्ड में बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे कॉमकासा एग्रीमेंट है, लिमोआ एग्रीमेंट है। तो इस तरीके के जो टेक्निकल एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पर हम एक सिक्योर कम्युनिकेशन और एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूएस से एक्वायर कर सकते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्रीमेंट किए गए थे। तो और ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ ही साथ इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ में इस तरीके से डेवलप कराए जाएंगे ताकि वो चाइना के साथ में, वो चाइना के अगेंस्ट में पूरी तरीके से अपने आप को तैयार कर सके। और साथ ही साथ इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आपको पता है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं गवर्नमेंट पे, वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एक्ट ईस्ट पर, यानी कि जो थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया,
मलेशिया, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में इंडिया के रिलेशंस इंडिया अपने रिलेशंस बहुत अच्छे करना चाह रहा है। तो इसके लिए यूएस भी पूरा सपोर्ट कर रहा है कि हम इसके लिए इंडिया का पूरा सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ यूएस ये भी चाहता है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल हो जाए। आपको पता है कि चाइना लगातार इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल होने के लिए वीटो यूज़ कर देता है, क्योंकि यह सिर्फ संभव है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स मिलकर इंडिया को अप्रूवल देंगे, जिसमें चाइना जो है इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में शामिल नहीं होने देता है। साथ ही साथ इस दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी पर अगर चाइना किसी प्रकार का ब्रिज बनाता है और पानी की जो मूल धारा है उसके साथ में अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है, तो उसमें भी भारत का पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आपको पता होगा कि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर कई सारे ब्रिज बना रहा है, जिससे ये अपने पानी को रोककर अपने जो क्षेत्र हैं वहां पर पानी को मोड़ता है और साथ ही साथ इनका प्रयोग बिजली उत्पादन में भी करता है। तो इससे जो मुख्य धारा में जो पानी की मात्रा है, उससे भारत के कई सारे, आपको पता है, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों से होकर और फिर आगे ये बांग्लादेश तक जाती है। तो इससे जो है इन क्षेत्रों में जो पानी की आपूर्ति है उसमें भी कमी हो सकती है, और एक तरीके का ये वाटर बम भी है। वाटर बम कैसे है? आपको बताना चाहिए, ये नया टर्म है, इसको मैंने कई दिन पहले पढ़ा था। तो ये बताया गया था कि ये एक वाटर बॉम्ब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, कि जो चाइना है वो एक बहुत बड़े, जो दुनिया के सबसे बड़े डैम का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है, जो कि चाइना का ही एक सबसे बड़ा डैम, जिसका नाम है गॉर्जस डैम। तो ये है वो गॉर्जस डैम जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा डैम है। इस डैम से भी 3 गुना ज्यादा विद्युत उत्पादन करने वाली क्षमता का डैम बनाने की जो है योजना बना रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना। तो अगर यहाँ पर इतने बड़े बांध का निर्माण किया जाता है और इतनी बड़ी मात्रा में अगर पानी को रोका जाता है, तो यह संभव है अगर कभी इंडिया के चाइना के साथ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो चाइना अपने बांध को ओपन करके इस इतनी बड़ी मात्रा में पानी को एकदम से छोड़ सकता है, जितना पॉसिबल है कि हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं वो पूरी तरीके से डूब सकते हैं। तो यूएस के दस्तावेज जो है वो बेसिकली यही बात करते हैं कि अगर किसी भी तरीके से इसमें बदलाव की कोशिश की जाएगी, तो फिर यूएस जो है इंडिया का पूरा सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ साथ ही साथ यूएस ये भी चाहता है कि जो इंडिया है वो मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ में अपने रिश्ते बेहतर करे, और हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है जिसको हमने बताया, उस क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए इनके साथ में सहयोग करे और कार्य करे। उसके बाद में अगली न्यूज़ है कि हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, तो वो इस समय अफगानिस्तान पहुंच गए हैं अपनी पूरी एक टीम को लेकर। तो वो अफगानिस्तान क्यों गए हैं? क्योंकि आपको पता है इंडिया को इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बनाया गया है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कई सारी कमिटीज होती हैं, तो उसमें एक कमेटी है तालिबान प्रतिबंधक से रिलेटेड। आपको पता है कि तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान के कई सारे इलाकों में। तो तालिबान प्रतिबंध से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो समिति है उसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। तो अजीत डोभाल जी जो काबुल के जो अफगानिस्तान के यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हमदुल्ला मोहिब, ये बैठे हुए हैं। तो इनके साथ में एक वार्ता की जिसमें एक शांति और सिक्योर अफगानिस्तान की उन्होंने बात की। साथ ही साथ ये बात की कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने में भारत पूरा सहयोग करेगा, और पूरा विश्व भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने में अफगानिस्तान का सहयोग करेगा। अजीत डोभाल ने कहा कि अमेरिका और नाटो के साथ में मिलकर अफगानिस्तान और भारत आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सफलता हासिल कर सकता है। जो तालिबान है वो ऑलरेडी अफगानिस्तान में आतंकवादी घटनाएं करता रहता है। जो वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको लगातार तालिबान चैलेंज करता रहता है, तथा कुछ एरियाज हैं जहां पर तालिबान की सरकार है। अमेरिका ने तालिबान के साथ में समझौता किया जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं एक्चुअली में। तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबानी जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ में मीटिंग्स की और उनके साथ में एग्रीमेंट किया कि वो जो भी क्षेत्र जहां पर भी यूएस की आर्मी अवेलेबल है वो अपने क्षेत्र को छोड़ देंगे और तालिबान उस पर कब्जा कर लेगा। हालांकि यूएस की ये शर्त थी कि तालिबान किसी भी प्रकार की अराजकता या फिर हिंसा नहीं करेगा उस क्षेत्र में,
लेकिन इसके लिए तालिबान ने एग्रीमेंट नहीं किया था। उसके बावजूद भी यूएस से वहाँ से निकल रहा था सिर्फ, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हो रहा था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से जल्दी अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहे थे। इसका असर ये पड़ा कि तालिबान की जो डेमोक्रेसी है, वो तो अनस्टेबल है ही है, साथ ही साथ में अफ़गानिस्तान की जो आम जनता है, वो भी पूरी तरीके से परेशान है तालिबान से, और वहाँ पर काफ़ी अनस्टेबिलिटी है। भारत का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी है अफ़गानिस्तान में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से भी हमें अफ़गानिस्तान में ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करने की ज़रूरत है। उसके बाद में अगली न्यूज़ है कि जो नई शिक्षा नीति है, उसको राज्यों में लागू करने के लिए केंद्र सरकार कुछ कमेटी बनाएगी, और कुछ जो भी इसकी क्रियान्वयन की जो स्पीड है, उसको बढ़ाएगी। तो जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बताया कि शिक्षा सचिव की अगुवाई में एक समीक्षा समिति, एक रिव्यू कमेटी और एक फंक्शनल कमेटी, एक क्रियान्वयन समिति का निर्माण किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्यों में जो नई शिक्षा नीति है, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। आपको पता है कि पिछले साल भारत सरकार ने, जो हमारी एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उसने एक नई शिक्षा नीति लेकर आए, जिसमें जो हमारा पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था, उसको इन्होंने 5+3+3+4 कर दिया। यानी कि सबसे पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा आधार शिक्षा का जो आधार है, जो फाउंडेशनल एजुकेशन है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। यानी कि जो हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे, उनको हम प्री स्कूल्स में कन्वर्ट करेंगे। जिस प्रकार हमारे यहाँ प्री नर्सरी प्राइवेट स्कूल्स में होता है, नर्सरी होता है, केजी होता है, उसी प्रकार से हम सरकारी एजुकेशन में भी प्री स्कूलिंग करवाएँगे, और उसके साथ ही साथ जो लोकल लैंग्वेज में, यानी कि जो भी स्थानीय लैंग्वेज होगी, उसमें शिक्षा देने के प्रावधान किए गए हैं। और बोर्ड कक्षाओं में बच्चे जैसे मैथ्स ले सकते हैं, बायो ले सकते हैं, तो कई सारी सब्जेक्ट्स एक साथ में चूज़ करने का भी अधिकार होगा बच्चों को। साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी कई सारे चेंजेस किए गए हैं, कि जो 4 साल का जो आपका डिप्लोमा, जो डिग्री की गई है, उसमें ये दिखाया गया है कि अगर आप 1 साल या 2 साल अपनी डिग्री करते हैं और उसके बाद में उसको अधूरा ही छोड़ देते हैं, तब भी आपको कुछ न कुछ क्रेडिट दिया जाएगा। आपको उसके लिए डिप्लोमा दिया जाएगा, कुछ सर्टिफ़िकेट्स दी जाएँगी। तो इस प्रकार की बातें नई शिक्षा नीति में की गई हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने ये भी बताया है कि उच्च स्तरीय शिक्षा और जो स्कूली शिक्षा है, उसके बीच में जो समन्वय है, जो सामंजस्य है, उसको स्थापित करने के लिए भी एक वर्क फ़ोर्स का गठन करेंगे, ताकि स्कूल से और जो हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे जाते हैं, तो उनको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस फ़ील्ड में जा रहे हैं और किस फ़ील्ड में वो एक्सेल कर सकते हैं। अगली न्यूज़ भी आतंकवाद से रिलेटेड है, जिसमें भारत और अरब लीग के बीच में जो सहयोग होगा आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि अरब लीग एक कई सारे देशों का एक समूह है। ये देखिए, ये है अरब लीग की कंट्रीज़, मोरिटानिया, अल्जीरिया, मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, और ये गल्फ कंट्रीज़। तो और ये सोमालिया, इसमें सोमालिया भी है और जिबूती भी है। तो ये सारी कंट्रीज़ अरब लीग हैं। अरब लीग एक बेसिकली इनका ग्रुप है। तो भारत के जो विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी संजय भट्टाचार्य जी, और अरब लीग ऑफ अरब स्टेट्स के अस्थायी राजदूत, और मिस्र के सहायक विदेश मंत्री मोहम्मद अबू अल खेर, यानी कि जो पूरी लीग ऑफ अरब है, जितनी कंट्रीज अभी आपने देखी, तो इन सब ने मिलकर एक राजदूत नियुक्त किया हुआ है, जो कि किसी भी कंट्री या फिर जो और अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके साथ में डायरेक्ट वार्ता करता है इन पूरी कंट्रीज के बिहाफ पर। तो इन दोनों के बीच में जो भी सहयोग बढ़ाने की बात हुई है, तो आपको सबसे पहले तो पता होना, तो आपने ये क्षेत्र अभी देखा, तो इसमें देखिए जो ये लेन है, ये लेन होते हुए, यानी कि ये यहाँ से यहाँ इधर कहीं इंडिया है, तो यहाँ से होते हुए हमारी जो सी वेसल्स हैं, जो अभी हमारे चाहे वो फ्रेट शिप्स हों, यानी कि हमारे सामान वाहक जहाज हो, या फिर पैसेंजर जहाज हो, तो वो सारे जहाज इस क्षेत्र से होकर, ये है हमारी जैसे स्वेज कैनाल, ये है रेड सी, और ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब, तो इन क्षेत्रों से होकर जो शिप्स जाते हैं, तो उनका सिक्योर होना भी आवश्यक है, और साथ ही साथ ये मेडिटेरियन सी भी। तो यहाँ पर पायरेसी की काफ़ी न्यूज़ आती रहती है। सोमालिया, स्पेशली अगर हम सोमालिया के रीजन की बात करें, तो यहाँ पर जो पायरेट्स हैं, जो समुद्री लुटेरे हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो इस क्षेत्र को सिक्योर करना ना सिर्फ इंडिया के लिए, बल्कि इन अरब नेशंस के लिए और पूरे विश्व के लिए
पूरे विश्व के बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वही बात जो है हमारे देश के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रमुख हैं और ये जो अरब लीग के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी यही बात की कि इस क्षेत्र में हमें कंबाइंड पेट्रोलिंग करनी चाहिए। संयुक्त रूप से कोस्टल जो सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए हम आपस में सहयोग कर सकते हैं, जिससे आतंकवाद और जो पायरेसी की घटनाएँ हैं, उनको कम किया जा सके। उसके बाद में ब्रिटेन हाई कोर्ट ने माल्या को रकम जारी करने से इनकार कर दिया। विजय माल्या जी ब्रिटेन में इस समय राजनीतिक शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अर्जी लगाई हुई वहाँ पर। तो अभी उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, तो उन केसेस को लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से, जो भी वहाँ की हाई कोर्ट है, उससे अर्जी लगाई थी कि उनकी जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, उसकी कीमत करीब 29 लाख पाउंड है, 29 लाख पाउंड। तो उस 29 लाख पाउंड में से वो चाह रहे थे कि उनको 28 लाख पाउंड जो है दे दी जाए और बाकी संपत्ति उनके पास, मतलब कि जो सरकार के पास सीज है, उसको रखा जाए, ताकि वो जो है अपने केस को लड़ सकें। इनके वकील जो भी हैं, उन्होंने भी ये दलील दी थी। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। विजय माल्या को भारत सरकार ने ऑलरेडी भगोड़ा घोषित करके रखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बैंकों का धन ये खा के रखे हुए हैं भाई साहब। तो लेकिन कुछ दिनों पहले हालांकि ब्रिटेन और इंडिया के बीच में समझौता हुआ था कि ब्रिटेन इसको एक्सपेट्रिएट कर देगा इंडिया को, लेकिन अभी कुछ शायद टेक्निकल कमियां थी, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने इनको हस्तांतरण नहीं किया इंडिया को। तो फिलहाल अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। तो अगली न्यूज़ है कि जो किसान संगठन है, वो सरकार के साथ अगले क्रम की जो वार्ता होगी, वो 15 जनवरी को होनी है, तो उसमें वो शामिल होंगे। आपको पता है, इससे पहले करीब 8 या 9 चरणों में वार्ता हो चुकी है सरकार की और जो किसान संगठन के नेता हैं उनकी, लेकिन अभी तक उनके बीच में कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। इसी बीच में आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने भी हस्तक्षेप किया और गतिरोध को खत्म करने के लिए जो है एज अ मीडिएटर जो है कार्य कर रही है, और उसने एक 4 सदस्यों की समिति भी बनाई हुई है कि जो किसान हैं वो इस समिति के साथ में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करें, और जो किसान कानूनों को जो लागू होना था, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि इस चीज का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है कि नहीं, इस बात की श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि कोर्ट है तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी कानून सिर्फ तभी तो रोका जा सकता है या उसको फिलहाल किसी भी समय के लिए टाला जा सकता है, जब वो संवैधानिक मानकों पर खरा ना उतरता हो, या फिर जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनको उनका हनन करता हो, तो सिर्फ कोई भी कानून तभी रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन किसान संगठनों ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ था कि वो लोहड़ी के दिन जो है, जो भी किसान कानूनों की कापियां हैं उनको जलाएंगे। तो फिलहाल उन्होंने यही प्रदर्शन के रूप में किया और किसान कानूनों की जो है कापियां जलाई गई। उसके बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ का एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट जो है न्यूज़ में आया है, जिसमें ये बताया गया है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 में विवाह से पहले जो 30 दिन की नोटिस देने का नियम है, वो वैकल्पिक है। यानी कि इस नियम में ये बताया गया है कि अगर कोई कपल अगर शादी करना चाहता है, तो वो शादी करने वाले जो रजिस्ट्रार हैं उनकी सम्मुख 30 दिन पहले एक नोटिस दे कि वो शादी करना चाह रहा है, और इसमें जो रजिस्ट्रार होगा वो एक नोटिस प्रकाशित करेगा, ताकि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपने ऑब्जेक्शंस फाइल कर सकता है 30 दिन के भीतर। उसके बाद में मैरिज हो जाएगी। लेकिन हाई कोर्ट ने फिलहाल ये बताया है कि ये जो 30 दिन का जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम सिर्फ ऑप्शनल है। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि युगल कपल जो है 30 दिन पहले बताएं रजिस्ट्रार को कि हम शादी करेंगे 30 दिन बाद। उससे पहले आप कोई भी ऑब्जेक्शंस हो तो उनको ले लीजिए। हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो कपल की आज़ादी और उनकी जो निजता होगा उसका हनन होगा, उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। उसके बाद में ये एक आज लोहड़ी के जश्न की फोटो निकली हुई है, और एक फोटो बिहू के जश्न की निकली हुई है जो कि असम में मनाया जाता है। मैं उसको भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है भोगली बिहू की फोटो, जिसमें मछली पकड़ने की जो इनकी परंपरा है उसको निभाया जा रहा है। तो आज आपको पता है कि असम में इस त्योहार को बिहू, और उत्तर प्रदेश और जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। पंजाब में इसको लोहड़ी, और जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं वहाँ पर इसको पोंगल के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात ऐलान की है कि जितने भी पीएम किसान के लाभार्थी हैं, यानी कि पीएम किसान सम्मान के अंतर्गत जितने भी किसानों को इनरोल किया गया है,
उन किसानों में सबको जो है किसान क्रेडिट कार्ड बाँटा जाएगा। यानी कि करीब-करीब पीएम किसान के अंतर्गत 11.5 करोड़ किसान जुड़े हुए हैं, जिनको पीएम किसान निधि के ज़रिए लाभ पहुँचाया जा रहा है। उसमें करीब 6.5 करोड़ किसानों के पास में अभी किसान क्रेडिट कार्ड है, लेकिन 4.5 करोड़ किसान ऐसे हैं जिनके पास में किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का ऐलान किया है कि जब अब नया बजट आएगा, उसके बाद में 4.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बाँटा जाएगा ताकि रियायती दरों पर उनको कर्जा मिल सके। इस आर्टिकल में ये बात बताई जा रही है कि चूंकि अब बैंकों के पास में किसानों से संबंधित सारी जानकारी है, क्योंकि पीएम किसान के अंतर्गत प्रत्येक किसान की जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराई गई थी। तो ये सारी जानकारी जब बैंकों के पास में है, तो उनको किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि पीएम किसान के अंतर्गत अधिकतर वो किसान है जो कि मार्जिनल किसान है, यानी कि जिनके पास में बहुत ज्यादा जमीनें नहीं या फिर जिनके पास जमीनें ही नहीं, जो कि सिर्फ एक लेबर की तरीके से काम करते हैं। तो खैर अब आगे ये सोचने वाली बात होगी कि अगर आप इन किसानों को जिनके पास में जमीन नहीं है या फिर बहुत ही मार्जिनल किसान है, उनको अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड दे देते हैं और अगर वो कर्जा ले लेते हैं, तो ऐसा संभव है कि समय पर वो पैसा वापस ना कर पाए। और ऐसा होने पर एक बार फिर से जो है बैंकों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ेगा और कहीं न कहीं किसानों के ऊपर भी अननेसेसरी बोझ बढ़ेगा अगर वो इस तरीके का लोन लेते हैं। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में सबसे पहले तो अमेरिका में जो बवाल चल रहा है इस समय, तो अमेरिका की जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जितने सांसद सबसे पहले तो प्रतिनिधि सभा में अब उनका लगभग में वो मेजॉरिटी में हो चुके हैं। वहाँ की जो लोअर संसद है, जैसे अपने यहाँ लोकसभा होती है वैसे वहाँ की जो प्रतिनिधि सभा है, तो वहाँ पर इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि जो बाइडेन की जो पार्टी है, उसके जो सांसदों की संख्या है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी फिलहाल जो महाअभियोग की प्रक्रिया है ट्रंप के खिलाफ में, वो शुरू हो गई है। आपको पता होगा कि ट्रंप के जो समर्थक थे, उन लोगों ने संसद भवन पर वहाँ की हमला कर दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी बेइज्जती हुई, काफ़ी निंदा हुई ट्रंप की और उसके बाद में ये कहा गया कि अब ट्रंप को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अदरवाइज़ उनके खिलाफ में महाभियोग लागू हो जाएगा। हालाँकि ट्रंप ने बोल के रखा हुआ है कि 20 तारीख को जब जो बाइडेन शपथ लेंगे तो वो अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप तुरंत पद नहीं छोड़ते हैं, तो आपके खिलाफ इम्पीचमेंट होगा। तो उसकी प्रक्रिया जो स्टार्ट हो गई है, हालाँकि प्रतिनिधि सभा ने जो इस समय के उपराष्ट्रपति हैं माइक पेंस, उनसे बोला था कि आप 25वां संविधान संशोधन जो यूएस का है, उसको यूज़ करके आप जो है राष्ट्रपति ट्रंप को हटा दीजिए। 25th अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति है और जो यूएस की कैबिनेट है, उनके पास में ये अधिकार है कि अगर किसी भी प्रकार से संवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति जो है संविधान का हनन करता है या फिर संवैधानिक रूप से मानकों पर खरा नहीं उतरता है, तो आप प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। हालाँकि पेंस ने इस बात से मना कर दिया कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो फिलहाल अब जो है एक जो रिज़ॉल्यूशन होता है वो पास हो गया है कि हाँ, हमें इम्पीच करना है ट्रंप को। इस बात का रिज़ॉल्यूशन फिलहाल पास हो चुका है और आगे पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि ये पूरी मिलिट्री जो है वहां पर संसद भवन के बाहर इकट्ठा है, क्योंकि ऐसा संभव है, ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जो ट्रंप के समर्थक हैं, अगर महाभियोग स्टार्ट होता है तो कई हथियारबंद जो समर्थक हैं ट्रंप के, वो कैपिटल हिल पर हमला कर सकते हैं। कैपिटल हिल वो एरिया है जहां पर संसद भवन है यूएस की। उसके बाद में एक न्यूज़ निकली हुई कि बाइडेन की जीत के जो समर्थन में है, उन सांसदों को लगातार धमकी मिल रही है। तो ये अपनी इंडियन मूल के एक सांसद हैं, रो खन्ना, कैलिफोर्निया से हैं, जो कि डेमोक्रेटिक सांसद हैं, अभी इलेक्शन जीते हैं ये। तो ये बता रहे हैं कि जो है कई अननोन सोर्सेज से जो है इनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं और सिर्फ डेमोक्रेटिक को ही नहीं, रिपब्लिकन सांसद जो है उनको भी लगातार धमकियाँ मिल रही हैं कि अगर इन लोगों ने ट्रंप के इम्पीचमेंट के लिए वोट दिया या फिर उसका समर्थन किया, तो इनके खिलाफ जो है अब कोई भी कार्यवाही कर सकते हैं ये जो अननोन अराजक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद में पाकिस्तान के बलूचिस्तान से एक न्यूज़ है कि आपको पता होगा कि बलूचिस्तान में कुछ दिन पहले 11 सिया हजारा जो मजदूर थे, उनको आईएस के आतंकवादियों ने जिंदा काट दिया था, उनके गले को काट दिया गया था। तो उसके बाद में बलूचिस्तान और बलूचिस्तान में काफ़ी इसका विरोध हुआ कि वहाँ की माइनॉरिटीज़ जो हैं सुरक्षित नहीं, और वहाँ की जितनी भी सिया हजारा एक्चुअली में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है बलूचिस्तान में। तो और इंटरनेशनल लेवल लेवल पर भी इसका काफ़ी
इस पूरे घटना की निंदा की गई कि जो पाकिस्तान की आर्मी है और जो पुलिस है वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रही है माइनॉरिटीज़ को। तो इसको लेकर जो पाकिस्तानी सेना है वो अब बलूचिस्तान में जो है एक काइंड ऑफ अभियान छेड़ दी है आतंकवाद के खिलाफ में। तो इसमें जो बलूचिस्तान के गृह मंत्री हैं वहाँ के, चूँकि वहाँ बलूचिस्तान एक अलग प्रांत है और बलूचिस्तान लगातार प्रयास करता रहता है कि वो जो है पाकिस्तान से अलग हो जाए। तो जैसे अपने यहाँ आप समझ लीजिए जैसे खालिस्तान सपोर्टर्स चलते रहते हैं या फिर इधर नॉर्थ ईस्ट में अलगाववादी आंदोलन चलते रहते हैं, तो उसी तरीके से बलूचिस्तान में। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान में लगातार जो है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है वहाँ की माइनॉरिटीज़ को। एक्चुअली में वहाँ पर ये मेंटालिटी ही है कि माइनॉरिटीज़ चाहे वो शिया हों, चाहे वो हिंदू हों या सिख हों, उनको लगातार प्रताड़ित करना ही है। तो इस वजह से अब जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसका काफ़ी विरोध किया था इस घटना का। तो अब बलूचिस्तान के जो गृह मंत्री हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि सुरक्षा की आड़ में जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ हैं वो बलूच लोगों को जो है सताएँ, उनको परेशान करें। उसके बाद फिर अगली न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान से ही। आपको पता है कि आने वाले समय में एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है। एफएटीएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आने वाले महीने में तो बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये सुनिश्चित करता है कि जो भी देश अगर आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है तो उस देश के ऊपर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाए जाएँ। यानी कि उनके ऊपर आर्थिक जो है दबाव बनाया जाए, आर्थिक कुछ ऐसे कानूनी कार्यवाही थोप दी जाए जिससे उनके देश का बेसिकली आर्थिक रूप से हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, काइंड ऑफ ये आप समझ लीजिए। तो इसी बैठक में अब चूंकि इस समय पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्ट में, तो ऐसी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान को आने वाले समय में काली सूची में डाल दिया जाए। तो अब पाकिस्तान इस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए क्या कर रहा है कि जो इसके यहाँ के आतंकवादी हैं जो अभी तक एकदम खुला घूम रहे थे, अब उनको ये लगातार एक करके आतंकवाद के फंडिंग के केसेस में जेल में अंदर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है जो इस आर्टिकल में नहीं बताई गई कि इन आतंकवादियों के अगेंस्ट में ये कोई भी ऐसी कार्यवाही नहीं की जा रही है, यानी कि इनके खिलाफ जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं वो ये नहीं लगाए जा रहे हैं कि ये आतंकवाद में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। आपको जबकि पता है कि इनका हाथ 2008 के, चाहे वो मुंबई अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, उरी अटैक हो या फिर जितना भी स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान में ही माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं उनमें भी इनका पूरा हाथ होता है। तो इन सब कत्ले आमों के नाम पर इनके ऊपर चार्जेस नहीं लगाए गए। इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं कि ये आतंकवाद को फंड करते हैं, यानी कि टेरर फाइनेंसिंग करते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ये बचाव करना चाह रहा है अपना इंटरनेशनल लेवल पर कि उसके ऊपर और कोई कड़े सैंक्शंस न लगाए एफएटीएफ। तो फिलहाल आज के जो हमारे मुख्य समाचारों में डिस्कशन था वो इतना ही है। थैंक यू सो मच।